हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी की थर्ड वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब एंटीजन आता है तो वो सेल्स कैसे कैसे रिस्पॉन्स करती हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे वो एंटीजन के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करती हैं, ये सब हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में। अब हमने ये पढ़ लिया एंटीजन आया तो सेल ने रिस्पॉन्स किया, बट वो एंटीजन क्या होता है, कौन एंटीजन ज्यादा रिस्पॉन्स लाएगा, कौन कम लाएगा, एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या कंडीशन हो सकती है एंटीजन रिस्पॉन्स नहीं लाएगा, इन सब के रिगार्डिंग पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में। इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एंटीजन के कंपैरिजन के लिए। एंटीजन हमारा कोई भी ऐसा फॉरेन मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर देता है, एक्टिव कर देता है, वो होता है एंटीजन। 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीजेनिसिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी मतलब बी एंड टी सेल का आना। बी एंड टी सेल आई एंटीजन की वजह से, उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। एंड बी एंड टी सेल के आने के बाद उसने इंटरेक्ट किया एंटीजन से, बी एंड टी सेल ने इंटरेक्ट किया एंटीजन से, ये होती है एंटीजेनिसिटी। सो हमारे कुछ मॉलिक्यूल सिर्फ इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं, वो एंटीजेनिसिटी शो नहीं करते, तो वो हमारे एंटीजन की कैटेगरी में नहीं आते। एंटीजन वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते जो सिर्फ इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं, उनकी वजह से सिर्फ बी और टी सेल आ जाती हैं। इवन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से बी एंड टी सेल आए और वो फिर इंटरेक्ट करे उस एंटीजन से, देन हमारा इम्यूनिटी डेवलप करे, वो होते हैं हमारे एंटीजन। सो एंटीजन हमारे वो मॉलिक्यूल है जो एंटीजेनिसिटी को क्रिएट करते हैं, जो एंटीजेनिसिटी को डेवलप करते हैं। और जो इम्यूनोजेनिसिटी को डेवलप करते हैं वो हमारे इम्यूनोजेंस होते हैं। इम्यूनोजेंस हमारे स्ट्रॉन्ग एंटीजन नहीं होते, इस वजह से वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को, एंटीजेनिसिटी को डेवलप नहीं कर पाते। सो एंटीजन कौन से होते हैं? जिनके अंदर एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी भी होती है, एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी भी होती है। वो हमारे बी एंड टी सेल के प्रोडक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बी एंड टी सेल आती है, उनकी वजह से रिस्पॉन्स आता है बी एंड टी सेल का, एंड देन वो बी एंड टी सेल का रिस्पॉन्स भी आता है और साथ में वो इंटरेक्ट भी करती है एंटीजन से। अब क्या होता है, फुल एंटीजन कभी रिकॉग्नाइज नहीं होता। एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगी। सो जिस पॉइंट को, जिस पार्ट को एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है, जो पार्ट एंटीजन का रिकॉग्नाइज होने वाला है, उसको बोलते हैं एपिटॉप। एपिटॉप हमारा एंटीजन का वो पार्ट है जिसको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है। एंटीजन का वो पार्ट जो कि रिकॉग्नाइज होने वाला है उसको बोलते हैं एपिटॉप। एग्रीटॉप किसको बोलते हैं? हमने अभी तक पढ़ा था कि एंटीजन जो होता है वो हमारा किसके ऊपर एक्सप्रेस हो जाता है? वो हमारा सेल के ऊपर एक्सप्रेस हो जाता है एमएससी की हेल्प से। सो ये हमारी सेल है और ये एमएससी है और उससे एंटीजन अटैच है। सो जिस पॉइंट पे एंटीजन हमारा एमएससी से अटैच है उस पॉइंट को बोलते हैं एग्रीटॉप। और जिस पॉइंट से वो रिकॉग्नाइज होगा एंटीबॉडी के थ्रू, या और जो उसका एग्रीटॉप के बाद पॉइंट बचा वो होता है हमारा एपिटॉप। सो एग्रीटॉप हमारा वो पॉइंट है हमारा एंटीजन में जहां से वो एमएससी से बाइंड होगा। जब वो एमएससी से बाइंड होगा जब ही तो सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस होगा, तो एमएससी उसको जिस पॉइंट से उठा के लाएंगी, एक तरीके से बोला जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं एग्रीटॉप। अब हमारा जो कोई भी एंटीजन है उसमें हमारा इफ एक एपिटॉप प्रेजेंट है तो उसको मोनोवैलेंट एंटीजन बोलते हैं। कोई भी एंटीजन है उसमें 2 एपिटॉप प्रेजेंट है, वो 2 पॉइंट से रिकॉग्नाइज हो सकती है, उसको बाइवेलेंट बोलते हैं। किसी के अंदर 3 पॉइंट है उसको ट्राइवेलेंट बोलते हैं, किसी के अंदर 4 है उसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा है उसको मल्टीवेलेंट बोलते हैं। और एक एपिटॉप का जो साइज होता है वो अराउंड 6 to 8 अमाइनो एसिड होता है। इट मीन्स फुल एंटीजन हमारा कितना भी बड़ा है, 6 to 8 अमाइनो एसिड का जो पार्ट है वही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में एंटीजेनिसिटी क्रिएट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करने के लिए। फुल एंटीजन ना हो, सिर्फ वही पार्ट हो, जब भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी का प्रोवोक हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, कोई भी एंटीजन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा वो इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट करेंगे।
मॉलिक्यूलर मास कम होगा, कम इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, ज़्यादा उनके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी होंगी। क्यों? बिकॉज लार्ज मॉलिक्यूलर मास होगा, उन पे ज़्यादा हमारे एपिटॉप प्रेजेंट होंगे। वो मोनोवेलेंट नहीं होगा, वो बाईवेलेंट होगा, ट्राईवेलेंट होगा, ज़्यादा हमारे एपिटॉप प्रेजेंट होंगे उन पे। इसलिए हमारा उनमें इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी ज़्यादा होती है जिनका ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है। जो क्वेश्चन हमारा आता है इस पार्ट से, वो हमारा मोस्टली कंपैरिजन के उसमें आता है। हमें 4 to 5 मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं, कौन ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस करेगा, कौन कम करेगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। सो जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है उतनी ज़्यादा ही इम्यूनोजेनिसिटी होती है। ओके, फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। वो जो मॉलिक्यूल है, जो भी हमारा एंटीजन है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है। वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, तो उसकी ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होती है। अब क्या होता है, प्रोटीन हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और प्रोटीन हमारी बी एंड टी सेल रेस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करती है। प्रोटीन जब भी आती है एज अ एंटीजन तो बी और टी दोनों सेल एक्टिव होती हैं। ये ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव करती है, ज़्यादा इसमें इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, वो सिर्फ बी सेल को ही एक्टिवेट करता है। जो लिपिड्स होते हैं वो और लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सिर्फ बी सेल को ही एक्टिवेट कर पाते हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट में। बी सेल को ही हमारे प्रोवोक कर पाते हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट में। जो डीएनए आरएनए होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हमारा इम्यूनोजेनिसिटी को डेवलप नहीं कर पाता। उसके अंदर इतनी इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती। सो हमें कभी भी 4 मॉलिक्यूल्स गिवन हो, सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी एंटीजेनिसिटी प्रोटीन के पास होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर हमारा लिपिड, फिर हमारा डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब प्रोटीन में भी हम देखें तो प्रोटीन में भी हमारा, इफ हमारी प्रोटीन होमोपोलीमर है, सेम टाइप के अमीनो एसिड से बनी है, तो वो हमारा कम इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप करेगी। और हमारी प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, बहुत डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बनी है, तो हमारी वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप करेगी। इफ वो हमारी हेट्रोपॉलीमर के साथ साथ उसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड भी हैं, रिंग्स भी हैं, तो वो और ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप करेगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा वो इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी को डेवलप करेगा। सो कोई प्रोटीन है उसमें एक ही एलानीन है, तो वो कम इम्यूनोजेनिक होगी, हमारे लिए कम इम्यूनोजेनिसिटी होगी उसमें। इफ कोई प्रोटीन है उसमें एलानीन, फिनाइलएलानीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वो हेट्रोपॉलीमर है, तो वो ज़्यादा हमारी एंटीजेनिसिटी इम्यूनोजेनिसिटी कॉज करेगी। प्रोटीन्स हमारी होमोपॉलीमर है, उनमें से भी हमारी डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड, 2 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। डी अमीनो एसिड कम इम्यूनोजेनिक होती है, कम एंटीजेनिक होती है एज कंपेयर टू एल अमीनो एसिड। इफ हमारा एल अमीनो एसिड का सीक्वेंस है और हमारा एक डी अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, तो एल अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो हमें ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप करेगा, ज़्यादा एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी रखेगा, ज़्यादा एंटीजेनिक होगा एज कंपेयर टू डी अमीनो एसिड। सो ये हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, उस कंपाउंड की इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी तो भी उस कंपाउंड की इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। प्रोटीन की ज़्यादा होगी, फिर हमारी कम कार्बोहाइड्रेट की होगी, फिर लिपिड की कम होगी, फिर डीएनए आरएनए की कम होगी। इफ हम प्रोटीन में भी देखें तो हमारा इफ होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर में भी हमारा एल अमीनो एसिड है, तो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा, डी कम होगा इम्यूनोजेनिक। हेट्रोपॉलीमर है तो और ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। हेट्रोपॉलीमर में एरोमेटिक अमीनो एसिड आ गए तो और ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ऑब्वियसली कोई ज़्यादा रिलेटेबल होगा, उसका फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस कम होगा, तो ऑब्वियसली लेस इम्यूनोजेनिक होगा। कोई भी हमने कोई मॉलिक्यूल लिया किसी भी ऑर्गेनिज्म से, वो हमसे रिलेटेबल है, उसका फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इतनी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, वो इतना इम्यूनोजेनिक इफेक्ट नहीं देगा बॉडी में। बट किसी का फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, तो उनका जो मॉलिक्यूल होगा, जो प्रोटीन होगी, जो भी एंटीजन होगा, वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। अब क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं इवोल्यूशन के साथ चेंज नहीं हुए। एग्जाम्पल कोलोजन एंड साइटोक्रोम सी। कोलोजन और साइटोक्रोम सी इवोल्यूशन होता रहा बट सेम रहे, कंजर्व्ड रहे, इसलिए ये कोलोजन एंड साइटोक्रोम सी कभी भी डेवलप नहीं करते इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी। सो कभी भी ऑप्शन में कोलोजन एंड साइटोक्रोम सी आए और कुछ मॉलिक्यूल्स आए कि कौन सबसे कम डेवलप करेगा, कौन सबसे ज़्यादा करेगा, तो कोलोजन एंड साइटोक्रोम सी बहुत कम डेवलप करते हैं इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी।
अब आता है कुछ प्रिविलेज साइट होती हैं हमारी बॉडी में। इफ उन प्रिविलेज साइट पर कोई भी फॉरेन एंटीजन आए तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। क्यों नहीं आता? उन साइट्स पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत लेस होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, इस वजह से उन साइट पर इम्यूनोजेनिसिटी कॉज नहीं होती। एग्जाम्पल कॉर्निया में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, हार्ट वॉल में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, इतना ओवरीज में नहीं होता, स्पर्म में नहीं होता, एग में नहीं होता, जिस वजह से वो हमारी प्रिविलेज साइट होती हैं। अब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा, वहाँ पे हमारी बी सेल टी सेल कम जाएंगी, और बी सेल टी सेल ही तो रिस्पॉन्स करती है, बी सेल टी सेल ही तो रिस्पॉन्सिबल होती है इम्यूनोजेनिक कंडीशन के लिए और हमारा एंटीजेनिक कंडीशन के लिए। तो इसलिए हमारी ये कुछ साइट होती है जहाँ पे हमारा इफ़ हम कोई फॉरेन एंटीजन इंट्रोड्यूस भी कर देंगे तो भी हमारी इतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओके, फोर्थ क्राइटेरिया आता है रूट ऑफ एंट्री। किस तरीके से एंट्री हो रही है एंटीजन की, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना इम्यूनोजेनिक होगा, कितना वो एंटीजेनिक होगा। एग्जाम्पल, इफ हमारा कोई भी एंटीजन है वो ब्लड में आ रहा है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया ब्लड में आता है। अब वो ब्लड में आ रहा है, ब्लड में हमारी दो टाइप की सेल है, बी सेल टी सेल। 20% बी सेल प्रेजेंट होती है, 80% टी सेल प्रेजेंट होती है। अब बी सेल ही यहाँ पे एक्शन ले सकती है, टी सेल तो ले नहीं सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि टी सेल एक्शन नहीं लेती। जो हमारी अनप्रोसेस एंटीजन होता है वो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, उस पर हमेशा बी सेल एक्शन लेती है। टी सेल जब वो प्रोसेस्ड होके एमएससी पे एक्सप्रेस हो जाता है, एमएससी के थ्रू सेल पे एक्सप्रेस हो जाता है, जब टी सेल एक्शन लेती है। तो यहाँ पे हमारा बी सेल एक्शन लेंगी। ओके, और कोई हमारा जा रहा है टिश्यू में ऑब्वियसली हमारे सेल्स में जा रहा है, टी सेल एक्शन लेंगी यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे टी सेल ज्यादा भी प्रेजेंट है। तो इसलिए जो भी हमारा ब्लड में कोई भी एंटीजन आता है तो वो लेस इम्यूनोजेनिसिटी शो करता है, वो लेस इम्यूनोजेनिक होता है, क्योंकि उसके लिए एक्शन लेने के लिए बहुत कम कंटेंट प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे टी सेल है बट वो एक्शन ले नहीं सकती, सिर्फ यहाँ पे बी सेल एक्शन ले सकती है, और बी सेल बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। बी सेल कम अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा ब्लड में एंटीजन आया वो इतना इम्यूनोजेनिक नहीं है, और जो हमारा टिश्यू में या किसी सेल में साइटोसोल में एंटीजन आया वहां पे टी सेल प्रेजेंट है बहुत ज्यादा, और टी सेल ही एक्शन लेंगी। तो इसलिए हमारा वो ज्यादा इम्यूनोजेनिक होता है एज कंपेयर टू कोई एंटीजन ब्लड में आया है। क्योंकि ब्लड में हमारी बी और टी दोनों है, और बी की अमाउंट बहुत कम होती है, बी 20% होती है सिर्फ, और टी जो है वो 80% प्रेजेंट होती है। तो टी सेल यहाँ पे रेसिस्टेंस कॉज कर रही है, टी सेल यहाँ पे एक्शन लेंगी ही नहीं। तो बहुत कम सेल रिस्पॉन्स कर रही हैं, बहुत कम सेल उसके अगेंस्ट एक्सप्रेशन ले रही हैं। कोई भी एंटीजन इम्यूनोजेनिक कब होगा? जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू करेंगी, जब उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, जब तो वो हमारा इम्यूनोजेनिक और एंटीजेनिक होगा। इसके जब हमारा ब्लड में आ रहा है एंटीजन तो बहुत कम सेल्स हैं जो कि उसके टुवर्ड्स एक्शन ले रही हैं, तो इसलिए वो लेस इम्यूनोजेनिक है। और जब वो टिश्यू में आ रहा है तो ज्यादा सेल्स हैं जो उसके टुवर्ड्स एक्शन ले रही हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले रही हैं, तो वो हमारा हाई इम्यूनोजेनिक होता है। तो हमारा उस कंपाउंड के साथ साथ वो कंपाउंड कैसे एंट्री ले रहा है, उसका रूट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना इम्यूनोजेनिक होगा, कितना नहीं होगा। यहाँ पे हमारी दो टर्म्स आती हैं, हेप्टेन्स एंड एडजुवेंट। हेप्टेन्स क्या होते हैं एंड एडजुवेंट्स क्या होते हैं? क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास के केसेस में ये आता है कि 1 kd से 1 किलो डाल्टन से इफ कोई भी प्रोटीन से कम मॉलिक्यूलर मास रखती है तो वो एंटीजेनिक नहीं होती। अभी आपको बताया कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होगी। इफ हमारा 1 kd से कम मॉलिक्यूलर मास हुआ तो वो एंटीजेनिक नहीं होती। उसके अंदर कैपेबिलिटी, वो फॉरन है बट उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो कर पाए। तो हेप्टेन्स हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 1 kd से लेस होते हैं साइज में, मोनोवैलेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। बट वो मॉलिक्यूल है तो फॉरन ही। इफ वो किसी कैरियर प्रोटीन के साथ इंट्रोड्यूस कराए जाए तो अब क्या हो गया? अब उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया तो अब वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। सो हेप्टेन्स हमारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जब अकेले जाएंगे बॉडी में तो वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। वो क्या नहीं कर पाएंगे? वो इम्यूनोजेनिक और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी अपनी शो नहीं कर पाएंगे। फॉरेन होने के बावजूद भी वो दूसरी सेल्स में जाके इम्यूनिटी उनकी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वो होते हैं हमारे हेप्टेन्स। बट जैसे ही वो कैरियर मॉलिक्यूल के साथ गए तो वो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, इम्यूनोजेनिक शो करेंगे। अब क्या होता है, जब ये हमारा हेप्टेन है, ये हमारा कैरियर प्रोटीन के साथ गया
तो हमारी 3 टाइप की एंटीबॉडी बनती है। एक तो हेप्टेन के अगेंस्ट बनती है, एक कैरियर प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है, और एक उस पोर्शन के अगेंस्ट बनती है जो हेप्टेन और कैरियर प्रोटीन का कॉन्जुगेट पोर्शन है। सो हमारी 3 टाइप की एंटीबॉडीज बनती है जब भी हमारा हेप्टेन बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है। एंड हेप्टेन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है हर एक प्रोटीन के लिए। ऐसा ही नहीं कि कोई भी हेप्टेन किसी भी प्रोटीन के साथ चला जाएगा, किसी भी कैरियर प्रोटीन के साथ चला जाएगा। हेप्टेन स्पेसिफिक होते हैं कैरियर प्रोटीन के लिए। ये तो हो गए हमारे हेप्टेन्स जो खुद इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं, बट साइज की वजह से इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर रहे, और कोई और कैरियर प्रोटीन उनको मिल जाए तो इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। और एक होते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट हमारे एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो खुद इम्यूनिटी डेवलप नहीं करते, बट वो दूसरे कंपाउंड को एनहांस करते हैं, दूसरे कंपाउंड की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, दूसरे कंपाउंड की इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। कैसे? कोई भी मॉलिक्यूल है, वो हमारा बॉडी में गया, उसने इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करी। यदि वो एक बार में ही पूरा यूज हो जाएगा तो वो इतना अच्छा इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। बट एडजुवेंट ने क्या किया, उनको बाइंड करके रखा, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करते गए। सो हमारे एडजुवेंट खुद तो इम्यूनिटी डेवलप करने में रोल प्ले नहीं करते, बट वो दूसरे एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत स्लो एंड स्टेडी रिलीज करवाते हैं किसी भी एंटीजन का, स्लो रिलीज करवाते हैं, जिसकी वजह से एंटीजन बहुत टाइम तक बॉडी में रहता है और ज्यादा इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप करता है। एग्जाम्पल एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट, जिसको एलम भी बोलते हैं। एलम बहुत कॉमन एडजुवेंट है जो यूज होता है इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप कराने के लिए। सो ये था हमारा एंटीजन का टॉपिक। एंटीजन के टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा कंपैरिजन में आएगा। आपको 4 कंपाउंड्स गिवन होंगे, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज गिवन होंगी। अब पूछेंगे कौन सा कंपाउंड ज्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। ये क्वेश्चन डीबीटी जेआरएफ में जरूर आता है, एंड सीएसआईआर में भी 4 मार्क्स में आता है। ओके, तो हमें उनकी साइज के अकॉर्डिंग, उनके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग, उनके रूट ऑफ एंट्री के अकॉर्डिंग, एंड वो कितना कॉम्प्लेक्स है उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है कि कौन ज्यादा इम्यूनोजेनिक होगा, कौन लेस इम्यूनोजेनिक होगा। एंड एक क्वेश्चन आता है हेप्टेन से या एडजुवेंट से। इसमें हमें बोला जाता है कि हेप्टेन को इंट्रोड्यूस किया, कितनी एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी, जेल पे रन किया तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। तो इस टॉपिक से भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है सीएसआईआर में, एंड डीबीटी जेआरएफ में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।